गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये मैंने आपको जो कैश फ्लो पहले समझाया था कि क्या होता है। तो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो कैश फ्लो होता है वो क्लासिफिकेशन किस तरह से हमारा नकदी का प्रवाह होता है। ठीक है, यानी कैश फ्लो कहाँ कहाँ से और किस किस तरीक़ों से होता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि हमारा जो कैश फ्लो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैसे होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एग्जांपल होती हैं वो जिसमें कैश हमारा यूज़ होता है बिज़नेस को चलाने के लिए, यानी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसके लिए, जैसे ट्रांजैक्शंस करते हैं प्रॉफिट और लॉस को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे रिसीव्ड कैश फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हम अपना कोई सामान बेचते हैं तो उससे कैश हमारे पास आता है। कैश रिसीव करते हैं रॉयल्टी फीस या रेवेन्यू से। डेप्टर या बिल रिसीवर का कैश रिसीव करते हैं। परचेस करते हैं, यानी कि हम अगर कोई सामान परचेस करते हैं तो उसमें पेड करते हैं तो हमारा कैश आउटफ्लो हो जाएगा, यानी हमारा पैसा जाएगा। या क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल को पैसा पे करते हैं तो हमारा कैश जाएगा। सैलरी वेजेस अगर ये सब पे करते हैं तो हमारा कैश जाता है। ठीक है, कैश पेमेंट और रिफंड और इनकम टैक्स अनलेस दे कैन बी सेटिस्फाई, ये हो जाती है। ठीक है, तो इसका हिंदी वर्ज़न भी है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं कि जैसे जब माल की नगद बिक्री से हमें पैसा प्राप्त होता है, रॉयल्टी के से या हमारी कोई फ़ीस होती है, राजस्व होता है, उससे पैसा प्राप्त होता है। हमने देनदारों या बिल का जो है नगद प्राप्त किया है वो मिलता है। और अगर हमने कोई सामान ख़रीदा है, वस्तुएं खरीदी, तो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है तो हमारे पास से पैसा जाता है। लेनदारों को देय बिल के लिए नगद भुगतान करते हैं। कर्मचारियों का वेतन और सैलरी भुगतान करते हैं। उसके अलावा हमारी अगर कोई आयकर वापसी हो गई है जो पिछले साल की थी और हम पहचान नहीं पाए हैं निवेश की गतिविधियों में। ठीक है, उसके बाद हमारी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी हम कहीं पे जब इन्वेस्ट वगैरह करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तब हमारी एक्टिविटी होती है, कैश फ्लो होता है, या तो आएगा कैश या फिर जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड परचेज एंड सेल फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ये हमारे जो है क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है ना, कि अगर हमने कोई लैंड खरीदी है, कोई मशीन खरीदी है तो उसके लिए होता है। ठीक है, तो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज डिस्क्लोज द एक्सपेंडिचर इंक्रीड रिसोर्सेज इंटीग्रेट फ्यूचर इनकम एंड कैश फ्लोज। मतलब हमारी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये बताती हैं कि जो हम फ्यूचर के लिए प्रॉफिट के लिए चीज़ें खर्च करते हैं, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। तो परचेज करेंगे, पैसा जाएगा, लेकिन हमारे पास फिक्स एसेट्स आ जाएगी। इससे क्या होगा, कैश तो कम हो जाएगा लेकिन हमारी जो फिक्स एसेट्स या कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, या फिर हमने कोई सेल कर दी अपनी फिक्स एसेट्स, मान लीजिए हमें उसकी नीड नहीं है, या हमारी वो फिक्स एसेट्स पुरानी हो गई, जैसे पुरानी जो है मशीन है, फर्नीचर है, या पुरानी कोई बिल्डिंग है, या हम उस बिल्डिंग को रिन्यू कराना चाहते हैं तो पुरानी बेच के नई खरीदते हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें कैश फ्लो होगा। कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर, वारंट्स, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एंड इंटरप्राइजेस। अगर कोई हम शेयर वगैरह खरीदते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं तो होता है। ठीक है, या फिर शेयर्स को हम अगर बेचते हैं तो भी सेम प्रोसेस चलता है। ठीक है, उसके बाद है कैश एडवांसेस एंड लोन मेड फॉर थर्ड पार्टीज इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस विल बी ट्रीटेड कैश फ्लोज ऑपरेशन फॉर्म एक्टिविटीज़। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें नकदी प्रवाह के लिए। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह। ठीक है, निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह होता है। तो इसमें क्या क्या होती है, देखिए, अचल संपत्तियों की खरीद होगी तो पैसा जाएगा, अचल संपत्तियों की बिक्री होगी तो पैसा आएगा, नगद भुगतान करेंगे किसी भी शेयर्स के लिए तो पैसा जाएगा, और हमें शेयर वारंट से पैसा मिलेगा तो हमारा पैसा आएगा। ठीक है, अग्रिम तीसरे पक्ष को अगर कोई ऋण दिया गया है परिचालन गतिविधियों के लिए तो वो नकदी प्रवाह ही माना जाएगा। ठीक है, तीसरे पक्ष को अग्रिम ऋण का अगर कोई प्राप्त किया है तो उसे भी हमारा कैश फ्लो माना जाता है। ठीक है, अब अगर कोई दुर्घटना में शामिल संपत्ति के लिए जो है बीमा दावे के लिए भी कोई रसीद मिल जाती है या मिल जाता है पैसा तो वो भी माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा ब्याज और संग्रह का अगर हम संग्रह कर रहे हैं लाभांश वगैरह का तो इसको भी माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो थर्ड आता है वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है जब हमारी कैपिटल और जो बोरोइंग है वो चेंज हो जाए तो उसे हम कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम इशूइंग शेयर एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, यानी अगर हम शेयर को इशू करें या इससे रिलेटेड इसी तरह की जैसे डिबेंचर्स हैं वो इशू करें तो हमारा कैश आउटफ्लो होगा, यानी हमारा कम हो जाएगा। कैश रिसिप्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग सच एज इशूइंग डिबेंचर बैड डेब्ट्स, अगर हमें कैश मिलता है, हमने शेयर डिबेंचर वगैरह इशू करे हैं तो ये हमारे फाइनेंसिंग जो है
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्लूडिंग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बॉन्ड और शेयर। अगर हम कोई जो है कैश रीपेमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे किसी को हमने शेयर पहले दिए थे या डिबेंचर दिए थे, अब उसका रिडेम्पशन हो रहा है, यानी कि वो शोध हो गए हैं, उनका समय पूरा हो गया, तो हमें वो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। प्रेफरेंशियल शेयर्स भी इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका आता है चेंज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट। अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट होता है तो वो भी माना जाता है। पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग शेयर इशू एक्सपेंसेस। अगर हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या शेयर इशू एक्सपेंसेस भी देते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माने जाते हैं। ठीक है। तो वित्तीय जो है नकदी जो गतिविधियां हैं जिससे नकदी प्रवाह होता है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है इक्विटी शेयर को बाय बैक करना है, उपकरण की नकदी खरीदनी है, ये सारी चीज़ें हिंदी में भी मैंने लिखी हुई हैं। तो आज के लिए थ्योरी में इतना ही है इसका। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट डे से। आप इसे अच्छे से पढ़िए, जो ना समझ आए वो पूछिएगा, और जो है प्रॉपर क्लास करिए और कमेंट करिएगा जो भी ना समझ आए। ठीक है। हैव अ नाइस डे।